नमस्ते विद्यार्थियों। हम जो अध्याय 1 पढ़ रहे थे उसमें हमारे 3 भाग कंप्लीट हो चुके थे। आज भाग 4 को लेके आए। उसमें जो पहला भाग में आया था उसमें हमने पढ़ा था कि प्रथम भाग में हमने महाजनपद काल पढ़े। दूसरे भाग में हमने चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के बारे में पढ़ा। तीसरा भाग था उसमें अशोक के बारे में हमने पढ़ा। और जो आपका ये चौथा भाग है उसमें हमें मौर्यकालीन प्रशासन को लेकर आए हैं कि जो हमारा मौर्य काल चल रहा था उसमें प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी। तो देखिए इसमें भारत के अंदर पहली केंद्रीयकृत शासन व्यवस्था यहीं से स्थापित होती है। केंद्रीयकृत जैसे केंद्र के अंदर से पूरे शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना। जैसे आज दिल्ली है, दिल्ली सभी राज्यों पर नियंत्रण स्थापित करती है। तो वैसे भारत में पहली बार केंद्रीयकृत शासन व्यवस्था की स्थापना हुई कि पहली बार केंद्रीयकृत शासन व्यवस्था कौन से कि केंद्रीयकृत शासन व्यवस्था की स्थापना किस काल में हुई थी? मौर्य काल में। पहला क्वेश्चन यहीं पर बनता है कि केंद्रीयकृत शासन व्यवस्था की स्थापना किस काल में की गई थी? तो आंसर क्या है? मौर्य काल। कौन सा काल? मौर्य काल। अब देखिए इसके शासन व्यवस्था थी, उनको निम्नलिखित व्यवस्थाएं की गई। इसमें प्रशासन की जो व्यवस्थाएं थी वो इनके निम्न आधार पर प्रशासनिक व्यवस्था रखी गई। इसकी निम्न आधार पर प्रशासनिक व्यवस्था की गई। अब निम्न आधार में जो इसका पहला हम लेते हैं कि प्रशासनिक व्यवस्था, उसमें भाग 1 और इसमें कौन सी आती है? केंद्रीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन, फिर जैसे राज्य प्रशासन, वर्तमान में जैसे ग्रामीण, वैसे ही उस समय भी क्या थी? केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था थी। फिर उसके बाद में राज्य प्रशासनिक व्यवस्था, फिर प्रांतीय व्यवस्था। तो इस प्रकार इसमें पहले कौन सी थी? केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था। अब जो केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था थी उसमें पहला जो अधिकारी था, जो काम करने वाला या सर्वोच्च जो होता था, वो कौन था? राजा। जैसे आज प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इनको मानते हैं कि संवैधानिक प्रमुख है राष्ट्रपति को, और वास्तविक जो प्रमुख माना जाता है वो प्रधानमंत्री को। वैसे उस समय केंद्रीयकृत शासन व्यवस्था का प्रमुख किसको माना गया? राजा को। राजा क्या था कि केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था में एक सर्वोच्च अधिकारी होता था। कौन सा अधिकारी? सर्वोच्च अधिकारी। तो
तो हमें राजा के बारे में क्या याद करना है कि राजा क्या था, प्रशासनिक व्यवस्था में सर्वोच्च अधिकारी होता, सर्वोच्च अधिकारी होता था और समस्त शक्तियां किसकी, शासन व्यवस्था की समस्त शक्तियां किसके पास होती थी, राजा के पास, राजा के पास होती थी। आगे क्या याद रखना है कि शासन की जो संपूर्ण व्यवस्थाएं थी, जो संपूर्ण शक्तियां थी, वो किसके पास में होती थी, राजा के पास में होती थी। परंतु फिर भी वो क्या नहीं था, निरंकुश नहीं था। संपूर्ण शक्तियां, समस्त शक्तियां उनके पास में होते हुए भी राजा निरंकुश नहीं था। क्या नहीं था, निरंकुश, यानी अपनी मन मर्जी नहीं करता था कि जनता के शासन, जैसे आज जो है कि कौन सी शासन व्यवस्था है कि जनतंत्रात्मक व्यवस्था, जिसमें कि जनता के द्वारा, तो इसमें क्या था कि संपूर्ण शक्ति राजा के पास में होते हुए भी ये राजा क्या नहीं था, निरंकुश, यानी अत्याचार नहीं करता था, मनमर्जियाँ नहीं करता था, ये समस्त कल्याण की भावना से कार्य करता था। क्योंकि आज यदि मनमर्जी करते हैं शासक, जैसे प्रधानमंत्री, तो ये जनता की शासन व्यवस्था किसमें है, जनता में निहित है। संप्रभुता किसमें निहित है, जनता में। जनता चाहे तब उसको क्या कर सकती है, चेंज कर सकती है। लेकिन उस समय क्या थी, केंद्रीय शासन व्यवस्था के अंदर सर्वोच्च शक्ति किसके शासन की किसके पास में थी, राजा के पास में थी। लेकिन फिर भी राजा क्या नहीं था, निरंकुश नहीं था। अब उस समय जो कौटिल्य था, कौटिल्य उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, कौन सी, अर्थशास्त्र। तो कौटिल्य ने क्या कहा कि उनके अनुसार राज्य ने, कौटिल्य ने क्या है, राज्य के 7 अंग बताए, राज्य के 7 अंग बताए। कितने अंग बताए, 7। कौटिल्य ने राज्य के कितने 7 अंग बताए, 7 अंग बताए। कौटिल्य ने राज्य के कितने अंग बताए, 7। अब 7 के अंदर पहला जो उन्होंने बताया वो था सबसे पहले कि सर्वोच्च जो अधिकारी होता है, पहला अंग कौन सा था, राजा। फिर अमात्य, दूसरा अंग कौन सा बताया, अमात्य। और तीसरा जनपद, पहला राजा, दूसरा अमात्य और तीसरा कौन सा, जनपद। और जनपद के पास में ही क्या होना जरूरी है, दुर्ग। तो ये 4 कितने हो गए, 4। अब 4 दुर्ग, तो फिर राजा के पास में और क्या होना चाहिए, कोष, धन भी होना जरूरी है। कोष कितने हो गए, 5। और कोष के बाद में क्या होने जरूरी है, सेना, सेना। और विपत्ति के अंदर सहयोग करने वाला भी होना चाहिए, और उसको बोलते हैं मित्र। कितने अंग हो गए, राज्य के कितने अंग बताए, 7। राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना, मित्र। ये किसके अनुसार बताए गए हैं, कौटिल्य के अनुसार। तो ये
केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था थी, उसमें हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? राजा के बारे में। कि केंद्रीय प्रशासन था, उसमें राजा क्या होता था? सर्वोच्च अधिकारी होता था। शासन व्यवस्था की समस्त शक्तियां किसके पास में होती थी? राजा के पास में होती थी। लेकिन फिर भी राजा क्या नहीं था? निरंकुश नहीं था। सारी शक्तियां उनके पास में होने के बाद भी निरंकुश नहीं था शासक। तो इसका मतलब वहाँ उस समय शासन व्यवस्था सुचारू रूप से अच्छी तरह चलती थी। कौटिल्य, इसकी पुस्तक का नाम क्या था? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र। और उन्होंने राज्य के कितने अंग बताए? 7 अंग बताए। पहला अंग क्या बताया? राजा। दूसरा क्या बताया? अमात्य। तीसरा क्या बताया? जनपद। चौथा क्या? दुर्ग। पांचवा कोष, और कोष के साथ सेना, और सेना के साथ मित्र। ये 7 अंग बताए उन्होंने किसके? राज्य के। कि राजा, अमात्य और जनपद, दुर्ग, कोष, सेना, मित्र। दुर्ग, कोष, सेना, मित्र। ये 7 अंग उन्होंने बताए किसके? राज्य के 7 अंग बताए। तो इस प्रकार पहला कौन सा था? राजा। दूसरे जो आता है उसमें है मंत्री परिषद। तो इसको देखिए एक बार। पहला क्वेश्चन कहाँ बन रहा है? यहाँ कि भारत में केंद्रीकृत, क्वेश्चन का क्या आ रहा है कि भारत में केंद्रीकृत शासन व्यवस्था कहाँ, किस काल में हुई? मौर्य काल में। केंद्रीय प्रशासन में सर्वोच्च अधिकारी किसको माना? राजा को। मौर्य प्रशासन में समस्त शक्तियाँ किसके पास में बताई गई हैं? राजा के पास में। कौटिल्य ने राज्य के कितने अंग बताए? 7। राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना, मित्र। और इसमें इसकी पुस्तक का नाम क्या बताया? अर्थशास्त्र। अब देखिए दूसरा क्या है? मंत्री परिषद। राजा के बाद में क्या आता है? मंत्री परिषद। मंत्री परिषद। केंद्रीय शासन व्यवस्था पढ़ रहे हैं, और केंद्रीय शासन व्यवस्था में हमने पहला क्या पढ़ा? राजा। उसके बाद में क्या पढ़ा? मंत्री परिषद। इसमें क्या था कि जो राजा होता था, आज भी जैसे प्रधानमंत्री होता है तो प्रधानमंत्री की सहायता के लिए क्या होती है? मंत्री परिषद। उस समय भी क्या था कि राजा की सहायता हेतु, राजा था, राजा की सहायता हेतु, सहायता हेतु एक क्या होती थी? मंत्री परिषद। एक मंत्री परिषद होती थी। परिषद होती थी। किसकी सहायता हेतु? राजा की सहायता हेतु एक क्या बताया गया कि मंत्री परिषद होती थी। अब इस मंत्री परिषद के अंदर कितने मंत्री रखे जाते थे? आज वर्तमान के अंदर जो मंत्री परिषद लगभग 15% कुल सीटों का रखा गया है, लेकिन उस समय 3 या 4 इसमें क्या होते थे? मंत्री गण होते थे। कि इसमें 3-4 व्यक्तियों को ही नियुक्त किया जाता था, होते थे। 3-4 व्यक्ति इसमें क्या करते थे? मंत्री परिषद में नियुक्त करते थे। और ये जो व्यक्ति थे कि 3-4 व्यक्तियों को नियुक्त करते थे, इन व्यक्तियों को ही क्या कहा जाता था
कि ये जो मंत्रीगण थे, यहाँ क्या था कि ये व्यक्तियों को नियुक्त करते थे, 3-4 व्यक्तियों को नियुक्त करते थे अब इसे क्या कहते थे, इन व्यक्तियों को मंत्रीगण कहते थे। मंत्रीगण क्या कहते थे, मंत्रीगण कहते थे। जो ये 3-4 मंत्री परिषद में जो नियुक्त करते थे उसको क्या कहते थे, मंत्रीगण कहते थे। अब इसके बाद में क्या था कि 2 थे, एक पुरोहित और मुख्यमंत्री की नियुक्ति ये भी किसके द्वारा, राजा के द्वारा। मुख्यमंत्री और पुरोहित इनकी नियुक्ति भी कौन करता था, पुरोहित की नियुक्ति भी राजा के द्वारा की जाती थी, राजा के द्वारा की जाती थी। राजा के द्वारा की जाती थी। तो ये राजा के द्वारा की जाती थी। किस किस की नियुक्ति बताएं? मुख्यमंत्री और पुरोहित की नियुक्ति, इनकी नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती थी, राजा के द्वारा की जाती थी। लेकिन ये जब इनकी नियुक्ति करते थे तो इनके चरित्र को, दोनों के किसको, चरित्र को भली भांति जांच करते थे। जांच करते थे। जब भी मुख्यमंत्री और पुरोहित इन दोनों की नियुक्ति करते थे तो इनके चरित्र को भली भांति जांच करते थे। और चरित्र को जांच करना क्या कहा गया है, उपधा परीक्षण। उपधा परीक्षण। हो सकता है ये भी क्वेश्चन आ जाए कि उपधा परीक्षण किसको कहा गया है, कि मुख्यमंत्री और पुरोहित के चरित्र की भली भांति जांच करते थे, उसी को उपधा परीक्षण कहा गया है। ये क्वेश्चन आ जाए कि मंत्री और पुरोहित के चरित्र की जो जांच की जाती थी उसको क्या कहा जाता था, उपधा परीक्षण। तो ये क्या थी, मंत्री परिषद। पहला हमने क्या पढ़ा, राजा। दूसरा हमने क्या पढ़ा, मंत्री परिषद। मंत्री परिषद में हमने क्या पढ़ा कि राजा था, राजा की सहायता हेतु एक क्या होती थी, मंत्री परिषद होती थी। किसकी सहायता करते थे, राजा की सहायता। इसमें कितने बताए, 3 या 4 व्यक्ति नियुक्त होते थे। कितने व्यक्ति नियुक्त होते थे, 3 या 4। क्वेश्चन आज यहां क्या हो रहा है कि मंत्री परिषद में 3-4 व्यक्तियों को जो नियुक्त करते थे उसको क्या कहते थे, तो मंत्रीगण। मंत्रीगण या मंत्रीण, मंत्रीण हो सकता है, ऐसे शब्द भी आ जाए। तो इसका भी ध्यान रखना कि जो मंत्री परिषद में जिन व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती है उसको या तो मंत्रीगण या मंत्री। मुख्यमंत्री और पुरोहित की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती थी, राजा के द्वारा। किसके द्वारा, राजा के द्वारा की जाती थी। और इनकी जब नियुक्ति करता था राजा तो किसको देखता था, चरित्र को भली भांति, इसकी भली भांति जांच करते थे। चरित्र की भली भांति
जांच करते थे और उसको क्या कहा जाता था? उपधा परीक्षण कहा जाता। अब है तीर्थ तथा महामात्र। तीसरा पॉइंट क्या है? तीर्थ के अलग अलग विभाग जो इनके होते थे, उन विभागों को क्या कहा जाता था? तीर्थ। और इनके अधिकारियों को क्या कहा जाता था? महामात्र। तो अगला पॉइंट क्या है? तीर्थ। तीर्थ या महामात्र। पहला क्या आया? राजा। दूसरा क्या था? मंत्री परिषद। तीसरा क्या है? तीर्थ या महामात्र। शासन की दृष्टि से यहाँ पर जो केंद्रीकृत शासन व्यवस्था थी, केंद्रीय जो शासन व्यवस्था थी, इस केंद्रीय शासन व्यवस्था को, केंद्रीय शासन व्यवस्था को 18 केंद्रीय जो शासन व्यवस्था थी उनको 18 विभागों में बांट या 18 विभागों में बटा हुआ था। केंद्रीय शासन व्यवस्था 18 विभागों में बटी हुई थी। कि इनके 18 विभाग थे और इन 18 विभागों को ही क्या कहा जाता था? इन विभागों को ही 18 विभाग थे, इन्हीं को क्या कहते थे? तीर्थ कहा जाता था। आया समझ में? क्या कि केंद्रीय जो शासन व्यवस्था थी, केंद्रीय शासन व्यवस्था उसको कितने विभागों में बांट रखा था? 18 विभागों में। और ये जो 18 विभाग थे, उन विभागों को ही क्या कहा जाता था? तीर्थ कहा जाता था। तीर्थों के जो अध्यक्ष होते थे, अब ये तीर्थ होते थे, इनके क्या थे? अध्यक्ष बनाते थे, अलग अलग अध्यक्ष। और ये अध्यक्ष क्या कहलाते थे? महामात्र कहलाते थे। तो यहां पर क्या लिखोगे? तीर्थ के अध्यक्ष क्या कहलाते थे? महामात्र। पहली लाइन में क्या लिखोगे कि केंद्रीय शासन व्यवस्था को कितने विभागों में बांटा हुआ है? 18 विभागों में। इन विभागों को ही, आगे क्या लिखोगे कि इन विभागों को ही क्या, कि इन 18 विभागों को ही क्या कहा गया है? तीर्थ कहा गया है। और तीर्थ के अध्यक्ष को, तीर्थ के अध्यक्ष को क्या कहा गया है? महामात्र कहा जाता था। सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो तीर्थ थे वो 3-4 थे। सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो तीर्थ थे उसमें क्या था कि पहला जो नंबर 1 था कि जो मंत्री होता था, दूसरा पुरोहित होता था, तीसरा सेनापति होता था और चौथा युवराज। पहला क्या? मंत्री, दूसरा पुरोहित, तीसरा किसको बताया? सेनापति, और चौथा किसको बताया है? युवराज। ये महत्वपूर्ण तीर्थ बताए। तो ये तीर्थ कितने हो गए? केंद्रीय व्यवस्था में
तीन पढ़ लिए। पहला हमने क्या पढ़ा, राजा। राजा में हमने क्या पढ़ा था कि केंद्रीय जो शासन व्यवस्था थी, इसका राजा क्या होता था, सर्वोच्च अधिकारी होता था, और शासन की समस्त शक्तियां किसके पास में होती थी, राजा के पास में होती थी। लेकिन फिर भी राजा क्या था, निरंकुश नहीं था। राजा कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में क्या बताए, 7 अंग बताए थे, जिसमें राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, मित्र, सेना, ये क्या थे कि उन्होंने केंद्रीय शासन व्यवस्था में राज्य के 7 अंग बताए। दूसरा पढ़ा हमने मंत्री परिषद। मंत्री परिषद ये राजा की सहायता के लिए बनाई जाती थी। मंत्री परिषद किसके लिए बनाई जाती थी, राजा की सहायता के लिए बनाई जाती थी। और इसमें कितने व्यक्ति, 3 या 4 व्यक्ति नियुक्त होते थे। उन व्यक्तियों को मंत्रीगण या मंत्रीण कहा गया है। उसके बाद में तीसरा था तीर्थ। तीर्थ में हमने क्या पढ़ा कि केंद्रीय शासन व्यवस्था में 18 विभाग होते थे। 18 विभागों को क्या कहा गया है, तीर्थ कहा गया है। इनके जो अध्यक्ष होते थे, इन अध्यक्षों को क्या कहा गया, महामात्र कहा जाता है। जो 18 विभाग थे, इनके अध्यक्ष को क्या कहा जाता था, महामात्र। सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण तीर्थ थे उसमें मंत्री, पुरोहित, सेनापति, युवराज। तो इस प्रकार ये 3। चौथा पॉइंट है इसका समाहर्ता। क्या था, समाहर्ता। अब ये भी एक केंद्रीय व्यवस्था में एक अधिकारी होता था। ये क्या था कि एक अधिकारी होता था। अधिकारी होता था। अब इसका मुख्य क्या कार्य था, आय व्यय का लेखा जोखा तैयार करना कि राज्य में कितना इनकम आ रही, कितनी खर्च हो रही, उसका लेखा जोखा करने का काम करता था, बजट तैयार करता था। तो इसका कार्य क्या था, कार्य आय व्यय का लेखा जोखा तैयार करना। दूसरा काम क्या था, वार्षिक बजट तैयार करना। ये इसके महत्वपूर्ण कार्य थे। समाहर्ता जो होता था, यह भी एक केंद्रीय शासन व्यवस्था में क्या था, एक अधिकारी होता था। इन्हें अधिकारी का जो कार्य बताया, उस कार्य के अंदर पहला कार्य क्या बताया, आय व्यय का लेखा जोखा तैयार करना कि राज्य के अंदर कितनी आय हो रही है वार्षिक, उसमें कितना खर्चा हो रहा है, इनका लेखा जोखा जो रखता था वो कौन सा व्यक्ति, समाहर्ता नामक एक अधिकारी होता था, वो रखता था। पूरी केंद्रीय शासन व्यवस्था का जो बजट तैयार करता था वह भी ये अधिकारी करता था और उसका नाम क्या था, समाहर्ता। अगला जो अधिकारी होता था वो सन्निधाता।
सन्निधाता, ये होता था सन्निधाता यानी कोषाध्यक्ष। इसको क्या कह सकते हैं? कोषाध्यक्ष, कोष का अध्यक्ष है। इसका जो मुख्य कार्य था, इनका मुख्य कार्य क्या था कि विभिन्न साम्राज्य के अंदर विभिन्न जो कोषागृह या अनानागृह उनको बनवाना था। कोषागृह था, कोषाध्यक्ष, इसका मुख्य कार्य क्या था? ये भी एक क्या था? एक अधिकारी होता था, अधिकारी होता था। और कौन सा अधिकारी होता था? कोष का अध्यक्ष होता था। इसका मुख्य कार्य क्या था? कार्य कि जो केंद्रीय शासन व्यवस्था थी, उसके केंद्रीय शासन व्यवस्था में विभिन्न जगहों पर, विभिन्न स्थानों पर कोषागृह तैयार करना तथा अन्नानागार स्थापित करना। तो ये अधिकारी होता था, उसमें उसके पास में क्या था कि कोषागृह और अन्नानागार, ये दो चीज़ें होती थी उनके पास में कि कोषागृह और अन्नानागार ये स्थापित करता था। इनका मुख्य कार्य क्या था कि राज्य के अंदर केंद्रीय प्रशासन की जो व्यवस्था थी उसमें जगह जगह कोषगृह बनाता था और उसके साथ साथ ही क्या करता था? अन्नानागार, अन्न के जो भंडार था वो बनाने का काम करता था। कौन? ये सन्निधाता। तो ये हमने पहला क्या पढ़ा? राजा। दूसरा क्या पढ़ा? मंत्री परिषद। तीसरा हमने क्या पढ़ा? तीर्थ या महामात्र। चौथा हमने पढ़ा समाहर्ता और पांचवा हमने पढ़ा सन्निधाता। ये हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में कि कौन कौन से अधिकारी मिलकर इस केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था को चलाते थे। अब आगे है इसमें अध्यक्ष। एक और रह गया और वो क्या है? अध्यक्ष। केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था थी, उसमें राज्य ये क्या था कि अध्यक्ष राज्य की दूसरी श्रेणी के अधिकारी थे। दूसरी श्रेणी के अधिकारी। कि प्रथम में तो क्या आया था? राजा आया था, उसके साथ मंत्री परिषद, मंत्री परिषद के साथ उसमें क्या बताया कि समाहर्ता, सन्निधाता और अमात्य ये मिलकर उनकी सहायता करते थे। अब अध्यक्ष होते थे, ये दूसरी श्रेणी के अधिकारी होते थे। कौटिल्य ने क्या किया? कौटिल्य ने अपनी पुस्तक थी, कौटिल्य की पुस्तक का नाम क्या था? अर्थशास्त्र। क्या नाम था? अर्थशास्त्र। यह अर्थशास्त्र थे, उसमें कितने विभागों का? उन्होंने 26 विभागों का उल्लेख किया है, और इन विभागों के अलग अलग अध्यक्ष हुआ करते थे, जिसमें प्रमुख अध्यक्ष
जिसमें क्या था कि प्रमुख कितने विभागों का उल्लेख किया है, जिसमें प्रमुख जो अध्यक्षों में थे वो कोषाध्यक्ष, प्रमुख अध्यक्ष। अब कौन कौन से देश है, अभी हमने पढ़ा कोषाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष 26 विभागों के अंदर कि कोष था उसके अध्यक्ष सीता अध्यक्ष, सीता अध्यक्ष। अब ये तो क्या था कि धन को इकट्ठा करने वाला या धन का आय व्यय का लेखा जोखा तैयार करने वाला, और ये क्या था सीता अध्यक्ष, ये था कृषि योग्य भूमि का अधिकारी। जो कृषि के योग्य भूमि थी, उस भूमि से जो कर टैक्स वगैरह जो भी लगाता था वो किसका काम था, सीता अध्यक्ष का। पणिया अध्यक्ष, पणिया अध्यक्ष। अब ये पणिया अध्यक्ष किसका था, व्यापार जो मंडल होता था उस व्यापार मंडल का क्या होता था, वो अध्यक्ष होता था। सूत्राध्यक्ष क्या था, सूत्राध्यक्ष। और सूत्राध्यक्ष में क्या था कि जो कताई बुनाई करने वाला विभाग होता था, कताई बुनाई, उस विभाग का जो अधिकारी होता था उसको क्या कहते थे, सूत्राध्यक्ष कहा जाता था। लूणाध्यक्ष, लूना अध्यक्ष, बूचड़ खाने का अध्यक्ष, कि जहां पशुओं को काटा जाता था बूचड़ खाना, उसके अध्यक्ष को उस समय क्या कहते थे, लूना अध्यक्ष कहा जाता था। अब उसमें जैसे लक्षणा अध्यक्ष यानी मुद्रा विभाग का लक्षणा अध्यक्ष, जो मुद्रा, जहां पर मुद्रा का काम होता था उस मुद्रा विभाग के अध्यक्ष को क्या कहते थे, लक्षणा अध्यक्ष। तो इस प्रकार ये अध्यक्ष होते थे, जिसमें मैंने महत्वपूर्ण अध्यक्ष बताए कि ये दूसरी श्रेणी होती थी। केंद्रीय प्रशासन की कौन सी श्रेणी होती थी, दूसरी श्रेणी किसको माना है, अध्यक्ष को माना है। कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में कितने विभागों का, 26 विभागों का उल्लेख किया है। इन विभागों में जो प्रमुख अध्यक्ष थे उनमें जैसे पहला किसका बताया, कोषाध्यक्ष, कि कोष को का आय व्यय का लेखा जोखा रखना, बजट तैयार करना, तो ये सभी क्या था, समाहर्ता यानी कोषाध्यक्ष होता था। सीता अध्यक्ष, जो कृषि भूमि योग्य पर जो टैक्स वगैरह जो लगाता था कि कृषि योग्य जो भूमि है उस पर से लगान लेना, ये काम जो काम करता था उसको क्या कहते थे, सीता अध्यक्ष। पणिया अध्यक्ष, व्यापार मंडल का जो अध्यक्ष होता था उस समय, उसको क्या क्या कहा जाता था, व्यापार मंडल के अध्यक्ष को पणिया अध्यक्ष। सूत्राध्यक्ष, जो कताई बुनाई का काम करते थे, उनके जो संघ का जो अध्यक्ष होता था उसको सूत्राध्यक्ष कहा जाता था। बूचड़ खाने का अध्यक्ष, इसको क्या कहा जाता था, लूनाध्यक्ष। और लक्षणाध्यक्ष ये था कि मुद्रा का जो विभाग होता था उस विभाग का जो अधिकारी होता था या जो अध्यक्ष होता था उसका नाम क्या था, लक्षणा अध्यक्ष। तो पहला कोषाध्यक्ष कि जो आय व्यय का लेखा जोखा तैयार करता था। सीता अध्यक्ष, कृषि योग्य भूमि का अध्यक्ष।
पणिया अध्यक्ष व्यापार मंडल का अध्यक्ष, लूणा अध्यक्ष पणिया अध्यक्ष व्यापार मंडल का, लूणा अध्यक्ष बुच्चड़खानी का अध्यक्ष, सूत्रा अध्यक्ष कताई बुनाई का अध्यक्ष, लक्षणा अध्यक्ष मुद्रा विभाग का अध्यक्ष। तो ये क्या थे, इस प्रकार हमारी क्या थी, केंद्रीय शासन व्यवस्था थी। उस समय मौर्य प्रशासन की जो हम पढ़ रहे थे कि मौर्य प्रशासन के केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था कैसे थी, तो इसमें इस प्रकार मैंने इनकी केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्थाएं बताई। केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था में जो सर्वोच्च अधिकारी मैंने बताया राजा, और राजा के जो सहयोग करने वाले टीम बताई, जिसके अंदर मैंने क्या मंत्री परिषद बताई, मंत्री के बाद में अमात्य बताए, तीर्थ और अमात्य बताए। उसके बाद में मैंने समाहर्ता बताया, सन्निधाता बताया, और उसके बाद मैंने क्या किया, अध्यक्ष। और अध्यक्ष को उसमें कौन सी श्रेणी में रखा गया कि राजा से नीचे वाले श्रेणी के अंदर, और उस यानी दूसरी श्रेणी दी गई है इसको। इसने कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र है उसमें 26 विभागों का इसमें उल्लेख किया गया। इस विभागों के जो प्रमुख अध्यक्ष होते थे, तो इसमें प्रमुख जो अध्यक्ष थे उसमें कुछ के हमने बताए कि जैसे कोषाध्यक्ष आय व्यय लेखा जोखा तैयार करने वाला। उसके बाद में हमने सीताध्यक्ष पढ़ा कि जो कृषि योग्य भूमि थी उसे भूमि पर कर टैक्स जो लगाने वाला अधिकारी था उसको सीताध्यक्ष। फिर हमने पणियाध्यक्ष व्यापार मंडल का अध्यक्ष, फिर सूत्राध्यक्ष कताई बुनाई, लूणा अध्यक्ष जिसमें पढ़ा हमने बुच्चड़खानी का अध्यक्ष, और लक्षणा अध्यक्ष मुद्रा विभाग का अध्यक्ष। इस प्रकार हमारी क्या थी, ये केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था थी। अब जो चलेगी वो प्रांतीय शासन व्यवस्था चलेगी। दूसरी कौन सी है, प्रांतीय शासन व्यवस्था। मौर्य प्रशासनिक व्यवस्था है, उसमें सेकंड नंबर की कौन सी है, प्रांतीय। क्योंकि केंद्र के बाद में आज भी किसको माना दर्जा मिला हुआ है, प्रांत यानी राज्य को। तो सेकंड नंबर पे क्या थे, प्रांतीय शासन व्यवस्था। प्रांतीय शासन व्यवस्था। प्रांतीय शासन व्यवस्था। और प्रांतीय जो शासन व्यवस्था थी उसमें उसको मौर्य काल में 5 विभागों में बांटा गया था। 5 भाग बना दिए थे उसको, 5 इस प्रकार। जैसे क्या था कि उत्तरी, दक्षिणी और मध्य। ये तो हो गए 3 कि उत्तरी पथ, दक्षिणा पथ और मध्य देश। अब इसके अंदर क्या था कि उत्तरा पथ दक्षिणा पथ और मध्य देश। उत्तरापथ, दक्षिणापथ और मध्य देश, ये क्या थे, 5 कि प्रांतीय व्यवस्था को, जैसे आज कितने प्रांत हैं कि राज्य कितने बताएं, 28 जो राज्य हैं। अभी जैसे कश्मीर को मिला दिया तो 29। तो इस प्रकार उस समय भी क्या थे कि ये 5 ही प्रांत थे। 5 प्रांतों के अंदर जैसे पहला उत्तरापथ, दूसरा मध्य देश और तीसरा दक्षिणापथ, यानी 3 भागों में बांटा। एक तरफ क्या बांटा कि अवंती और दूसरी तरफ क्या था, कलिंग। अवंती और दूसरी तरफ क्या था, कलिंग। कि एक तरफ अवंती राष्ट्र
और दूसरी तरफ क्या कर दिया, कलिंग। प्रांतीय शासन व्यवस्था को आप क्या लिखोगे कि इसको 5 भागों में बांटा गया था। पहली लाइन क्या लिखोगे कि इसको कितने भागों में, 5 भागों में बांटा गया, 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, इसको कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा। अब 5 भाग का उनका नाम लिख देना, कौन कौन सा, उत्तरापथ, दक्षिणापथ और बीच के अंदर मध्य। तो ये 3 तो वैसे याद हो जाएंगे, उत्तरापथ, दक्षिणापथ और मध्य देश। फिर एक तरफ क्या, अवंती राष्ट्र और दूसरी तरफ कलिंग। अब इसके देखिए राजधानी उत्तरापथ की गांधार आयतन, उसमें हमने जब राजधानियां पढ़े थे तो उसमें जैसे उसकी राजधानी क्या थी, तक्षशिला। तो उत्तरापथ की राजधानी क्या थी, तक्षशिला। तो उस समय उत्तरापथ की राजधानी भी उन्होंने मौर्य प्रशासन ने किसके बनाए, तक्षशिला को। अवंती राष्ट्र ये रहा, और इसमें किसको बनाए, उज्जैनी को, अर्थात उज्जैन। और फिर क्या था कि कलिंग, और कलिंग पर जब आक्रमण हुआ था 261 ईसा पूर्व, उस समय राजा कौन था, नंदराज। लगभग इस युद्ध के अंदर कितने लोग, 1 लाख लोग मारे गए थे, 1.5 लाख इसमें क्या हो गए थे, घायल। उसके को देखकर जो अशोक था उसको काफ़ी आघात पहुंचा, और उन्होंने क्या कर दिया, हमेशा के लिए युद्ध घोष की जगह धर्म घोष अपना लिया और बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो उस समय कलिंग की जो राजधानी थी वो तोसली या तोसाली, या इसमें कहीं पर धोली भी मिलता है, तो ये ध्यान रखना, कलिंग की राजधानी उस समय। तो एक की क्या हो गई कि कलिंग। अब दक्षिणापथ, कौन सा पथ, ये, और इसकी उस समय राजधानी क्या थी, स्वर्णगिरी। इसकी राजधानी क्या थी, स्वर्णगिरी। और मध्य देश, और मध्य में क्या था, केंद्र के अंदर उस समय केंद्रीय शासन व्यवस्था किस में चलती थी, पाटलिपुत्र राजधानी हुआ करता था। तो इस प्रकार इनकी राजधानी। तो आगे क्या लिखोगे कि प्रांतीय शासन व्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया, 5 भागों में बांटा गया। कौन कौन से भाग, 5 में पहला उत्तरापथ, दूसरा मध्य देश और तीसरा दक्षिण, उत्तर दक्षिण मध्य, ये 3। फिर एक तरफ अवंती और दूसरी तरफ कलिंग। अब इसकी राजधानी कैसे, उत्तरापथ, तक्षशिला। मध्य के अंदर कौन था, पाटलिपुत्र। और दक्षिण के अंदर क्या है, कर्नाटक के अंदर क्या मिलता है कि सोने की खान, स्वर्ण है। तो स्वर्णगिरी दक्षिण पथ में की राजधानी किसको रखी गई, स्वर्णगिरी। कलिंग की राजधानी तोसली या तोसाली धोली, जिसमें आया था अवंती राष्ट्र की उज्जैनी या उज्जैन। तो इस प्रकार इनकी राजधानियां थी। अब प्रांतों का जो शासक होता था, उन्हें शासक था उसको आर्यपुत्र या राजकुमार कहते थे। ये जो प्रांत थे, इन प्रांतों पर जो शासन करता था, क्या लिखोगे कि प्रांतों के शासक को, प्रांतों के शासक कौन बनते थे, राजकुमार या क्या थे, आर्यपुत्र।
कि आर्यपुत्र होता था, या तो राजकुमार या उसको किस किस श्रेणी में रखा गया, आर्यपुत्र होता था। आ रहा है क्या समझ में? क्या प्रांतीय जो शासन व्यवस्था थी उसको कितने भागों में बांटा गया? 5 भागों में। 5 का आपको याद रखना है कि उत्तर में उत्तरापथ, दक्षिण में दक्षिण और मध्य के अंदर मध्य देश। उत्तर की राजधानी किसमें? तक्षशिला। मध्य के अंदर केंद्र में कौन सी राजधानी थी? पाटलिपुत्र। और दक्षिण के अंदर क्या था? स्वर्णगिरी। इधर कलिंग, और कलिंग की उस समय राजधानी, जब कलिंग पर आक्रमण किया था अशोक ने तो उस समय तौसली या तौसाली था। अवंती राष्ट्र की जो राजधानी थी उज्जैनी या उज्जैन। यहाँ के जो प्रांतों के जो शासक बनते थे वो कौन होते थे? राजकुमार या आर्यपुत्र होते थे। अब है इसके जो विषय का प्रमुख अधिकार। कौन बनते थे शासक? राजकुमार या आर्यपुत्र। अब देखें, प्रांतों को आहारों या विषय में विभक्त। ये प्रांत थे। प्रांत, इन प्रांतों को किसमें? आहारों या विषयों में? विषयों में। इनमें क्या कर रखा था? विभक्त कर रखा था। जैसे आज प्रांत है तो तहसील, नगर पालिका, इनमें जैसे विभक्त कर रखा है, तो उसमें इसको क्या बताया कि जो भी प्रांत थे उन प्रांतों को किस में विभक्त कर रखा था? आहारों या उसमें विषयों। विषय का मतलब जिलों। आज भी ऐसा ही जिलों में विभक्त कर रखता। विषय का जो प्रमुख अधिकारी होता था, इनका जो अधिकारी होता था उस अधिकारी को क्या कहा जाता था? विषयपति। विषयपति। कि प्रांत उनको छोटे छोटे किस में बांट रखा था? विषय, अर्थात जिलों में। और जो विषय के जो अधिकारी होते थे उन अधिकारियों को क्या कहा जाता? विषयपति कहा जाता था। जिले का जो प्रशासनिक अधिकारी होता था, जिले का प्रशासनिक अधिकारी, कि जिले का जो प्रशासनिक अधिकारी था वो उसको क्या कहा जाता था? स्थानिक। जिले का जो प्रशासनिक अधिकारी होता था उसको क्या कहते थे? स्थानिक। क्या नाम बताया गया उसका? स्थानिक। जो समाहर्ता के अधीन काम करता था ये स्थानिक होता था। वो किसके? समाहर्ता आया था ना कि केंद्रीय पर, जो जिसको क्या बोलते हैं? कोषाध्यक्ष। इसके ये क्या करता था? अधीन काम करता था। जिले का जो प्रशासनिक अधिकारी होता था उसको क्या कहा गया? स्थानिक। और स्थानिक जो होता था वो किसके अधीन काम करता था? समाहर्ता के अधीन काम करता था। प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई होती थी वो क्या कहलाती थी? गोप। सबसे छोटी इकाई का जो मुखिया था प्रशासन की सबसे छोटी इकाई का अध्यक्ष, ये क्या कहलाता था? गोप। इसका नाम क्या था? जैसे आज सरपंच है, गांव के मुखिया का नाम
वैसे इसमें इसका जो अध्यक्ष होता था उसको क्या कहते थे, गोप कहते थे, जो लगभग 10 गांवों का शासन संभालता था। अब ये जो गोप होता था ये जैसे कितने गांवों का, लगभग 10 गांवों का, लगभग 10 गांवों का प्रशासन संभालता था, कि 10 गांवों का ये प्रशासन की व्यवस्था को संभालता था। अब इसमें क्या था कि जैसे इसमें समाहर्ता और प्रदेष्टा ये अधिकारी भी होते थे, तो इस प्रकार ये प्रांतीय जो शासन व्यवस्था थी इस प्रकार थी। मौर्यकालीन प्रांतीय के आहार प्रांतों को किसमें विभक्त कर रखा था, विषयों में कितने क्या होते थे, इनको क्या कहा जाता था, जिले। जिले के जो अधिकारी होते थे उसको क्या कहते थे, विषयपति। और जिले के जो प्रशासनिक अधिकारी होता था वो क्या कहलाता, स्थानिक। ये स्थानिक किसके अधीन काम करता था, समाहर्ता के अधीन। प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई बताई, इकाई का जो अध्यक्ष क्या होता था, गोप। और गोप कितने गांवों का लगभग प्रशासन का काम करता था, लगभग 10 गांवों के प्रशासन का काम करता था। तो इस प्रकार प्रांत के प्रांतों को कितने भागों में बांटा गया था, 5 भागों में बांटा गया। उत्तरापथ, उत्तरापथ की राजधानी हमने क्या बताई, तक्षशिला। दक्षिणापथ, दक्षिणापथ की राजधानी क्या बताई, स्वर्णगिरी। मध्य देश, मध्य में केंद्र किसको बनाया गया, राजधानी। उस समय जैसे आज केंद्र है दिल्ली, तो उस समय केंद्र माना जाता था पाटलिपुत्र को। और फिर अवंती, अवंती की राजधानी उज्जैनी। कलिंग, और कलिंग की राजधानी तौसली। इस प्रकार प्रांतों को 5 विभागों में बांटा गया। प्रांतों में को किसमें, विषयों में अर्थात जिलों में विभाजित किया गया। जिलों का जो अध्यक्ष होता था वो क्या कहलाता था, विषयपति कहलाता था। इसके बाद में कि प्रशासनिक जो अधिकारी होता था जिले का वो क्या कहलाता था, स्थानिक होता था। ये स्थानिक किसके अधीन काम करता था, समाहर्ता के अधीन काम करता था। प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई होती थी उसका अध्यक्ष कौन होता था, गोप। और गोप कितनी गांवों का प्रशासन की व्यवस्था करता था, 10 गांवों की। तो ये थी मौर्यकालीन प्रशासन की में प्रांतीय शासन व्यवस्था। अब है नगरीय प्रशासनिक व्यवस्था। प्रांतों के बाद में आती है नगरीय प्रशासनिक व्यवस्था। कौन सी, नगरीय प्रशासनिक व्यवस्था। नगरीय प्रशासनिक व्यवस्था कौन सी व्यवस्था की बात करते हैं, नगरीय प्रशासनिक व्यवस्था की बातें करते हैं। इसमें देखिए नगरीय जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसमें 30 सदस्य होते थे का एक मंडल होता था। और प्रत्येक जो मंडल था उसमें 5-5 सदस्यों की 6 समितियों को इसमें क्या कर रखा था, विभक्त कर रखा था। कि नगरीय प्रशासनिक था उसमें 30 सदस्यों का एक मंडल होता था, 30 सदस्यों का एक मंडल होता था, मंडल होता था। कितने सदस्य बताएं, 30। अब ये जो 30 थे, इन 30 सदस्यों को कितनी समितियों में बांट रखा था, 6 समितियों में। 6 समितियों में बांट रखा था। और प्रत्येक समिति में क्या था कि प्रत्येक समिति में कितने सदस्य हुए, 5-5 सदस्य।
5 सदस्य होते थे कि एक में 5 तो 6 पंजे कितने हो गए 30। तो इस प्रकार क्या था कि नगरीय जो व्यवस्था थी, नगरीय शासन व्यवस्था, उसमें कितने लोगों का एक मंडल बताया 30। ये 30 सदस्य थे, उसमें कितनी समितियों में विभक्त हैं 6 समितियों में बांट रखा था इसको। कितनी समितियों में 6 समितियों में। और प्रत्येक जो समिति थी उसमें कितने व्यक्ति होते थे 5। और ये 5 कि प्रत्येक समिति में एक में कितने 5। अब देखिए कि ये जो 5 विभाग थे कि 6 समितियां, 6 समिति के अंदर जो एक ही समिति के अंदर 5। अब ये काम क्या करती थी 6 समितियां? ये जो समितियां थी वो कौन कौन सी थी? 6 समितियां। ये 6 समिति थी, वो कौन कौन सी थी? पहली समिति थी उद्योग शिल्पों का निरीक्षण करते थे। उद्योग शिल्पों का निरीक्षण। प्रथम जो समिति बनाई गई वो उद्योग, नगर के अंदर जितने भी उद्योग थे, जो भी शिल्प कलाकार थे, उन कलाकारों का ये क्या करते थे? निरीक्षण करते थे। नंबर 2, विदेशियों की देखरेख। विदेशियों की देखरेख। दूसरी जो समिति थी वो विदेश से आने वाले जो मेहमान होते थे उनकी देखरेख का काम करती थी। और तीसरी में क्या है? अब जन्म मरण पंजीकृत, यानी जन्म मरण का लेखा जोखा तैयार करना। लेखा जोखा तैयार करना, अर्थात जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने का काम तीसरी समिति का होता था। पहली समिति हमने क्या बताई? उद्योग और शिल्पों का क्या करते थे? निरीक्षण करते थे। दूसरी जो समिति थी जो विदेश से आते थे उन विदेशियों की देखरेख करती थी। तीसरी में क्या था कि जन्म मरण का लेखा जोखा तैयार करने वाली समिति हुआ करती थी। और चौथी थी कि जीने के लिए क्या चाहिए? जीवन, यानी व्यापार वाणिज्य। व्यापार वाणिज्य चौथी समिति है, वो व्यापार वाणिज्य की क्या करती थी? देखरेख करती थी। व्यापार वाणिज्य की देखरेख करना। पांचवी जो समिति थी उद्योगों की देखभाल करना। उद्योगों की देखभाल करना। और छठी थी बिक्री कर वसूलना। बिक्री कर वसूलना। इस प्रकार नगरीय प्रशासनिक जो व्यवस्था थी उसमें ये कहा गया कि एक 30 सदस्यों का एक मंडल होता था। उस मंडल के अंदर प्रत्येक जो मंडल होता था उसमें 5-5 सदस्य होते थे प्रत्येक। और कितनी समितियों में इसको बांटा गया? 6 समितियां। और ये 6 समिति कौन कौन सी बताएगी? पहली समिति उद्योग और शिल्पों का निरीक्षण करने वाली। दूसरी है विदेशियों की देखरेख करने वाली समिति। तीसरी है जन्म मरण का लेखा जोखा तैयार करना। चौथी है व्यापार वाणिज्य की देखरेख। पांचवी है उद्योगों
की देखभाल करना, और छठी है बिक्री कर वसूलना। तो ये समिति कौन सी थी, कौन सी शासन व्यवस्था की हम बात कर रहे हैं? मौर्यकालीन नगरीय प्रशासनिक व्यवस्था की बात कर रहे हैं कि इसको 3 जो नगरीय प्रशासन होता था उसमें 30 सदस्यों का एक मंडल होता था। इस मंडल के अंदर इस मंडल को 6 समितियों में बांट रखा था। प्रत्येक समिति में 5-5 सदस्य होते थे। अब जो 6 समितियां कौन कौन सा काम करती थी? पहली जो समिति वो उद्योग और शिल्पों का निरीक्षण करती थी। दूसरी समिति थी बाहर से आने वाले अर्थात विदेशियों की देखरेख का काम करती थी। तीसरी समिति थी जन्म मरण का लेखा जोखा तैयार करना, अर्थात जन्म और मृत्यु पंजीक प्रमाण पत्र बनाने का काम करती थी। चौथी जो समिति थी वो व्यापार वाणिज्य की देखरेख करती थी। 5वीं उद्योगों की देखभाल करते थे। और छठी बिक्री कर कि जितना माल बिका यहाँ से नगर ये प्रशासनिक व्यवस्था से उस पर बिक्री कर यानी टैक्स वसूलने का काम करती थी। अब आती है इसके मौर्यकालीन जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसमें क्या सैनिक व्यवस्था। सैन्य व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था किसकी सैन्य व्यवस्था? मौर्य प्रशासन की जो सैन्य व्यवस्था के बारे में हम पढ़ते हैं तो इसमें मेगास्थनीज था, वो एक पुस्तक थी मेगास्थनीज की। मेगास्थनीज किसके शासनकाल में ये भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में इस मेगास्थनीज ने ये कहा है कि ये जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसके पास लगभग 6 लाख पैदल सैनिक थे। कितने बताएं कि लगभग 6 लाख पैदल सैनिक थे। 50,000 अश्वरोही और 800 रथ और 9,000 इसमें थे हाथी सेना। हाथी सेना ये बात कौन करता है? ये मेगास्थनीज वर्णन करता है किसके कि मौर्य प्रशासनिक व्यवस्था में जब सैन्य व्यवस्था की बात आती है तो ये चंद्रगुप्त मौर्य का काल था। उस समय ये लिखता है कि चंद्रगुप्त के समय लगभग यहाँ 6 लाख पैदल सैनिक उसके पास में थे कि जब भी कोई युद्ध होता तो 6 लाख 50,000 उसके पास में अश्वरोही यानी घोड़े वाले सैनिक थे। 800 रथ और 9,000 हाथी सेना थी। तो इस प्रकार उनमें कहा गया तो 50,000 अश्वरोही, 9,000 हाथी सेना और 800 रथ से सुसज्जित क्या थी? एक संपूर्ण सेना थी, सुसज्जित सेना थी। अब ये जो सेना थी उसमें इनको 5 भागों में बांट रखा है।
जैसे थल सेना, जल सेना, कि इनमें जो सेना थी उसको क्या कहता कि जल सेना, पैदल सेना, अभी हमने पढ़ा जैसे अश्वरोही, अश्वरोही के बाद में कौन सी, रथ सेना, और रथ सेना के बाद में कौन सी, हाथी सेना। इसके अंदर इसको बांट रखा था। तो इस प्रकार ये क्या थी, मौर्यकालीन प्रशासनिक सैन्य व्यवस्था थी। मेगास्थनीज क्या वर्णन करता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में 6 लाख पैदल सैनिक थे, 50,000 अश्वरोही थे, 800 रथ थे, 9,000 हाथी सेना थी, और इनको 5 भागों में बांट रखा था। कौन कौन से, जल सेना, पैदल सेना, अश्वरोही रथ सेना और हाथी सेना, इनके अंदर इसको बांट रखा था। अब है न्याय व्यवस्था। क्या, न्याय व्यवस्था। न्याय व्यवस्था मौर्य काल में, तो इसमें राजा क्या था, सर्वोच्च अधिकारी। कि इसमें राजा को सर्वोच्च अधिकारी माना है। और उस समय जो न्यायालय थे वो न्यायालय 2 प्रकार के थे। इस न्यायालय को 2 प्रकार से बांट रखा है, धर्म स्थयी और कंटक शोधन। ये 2 प्रकार के न्यायालय उस समय होते थे मौर्य काल के अंदर। अब देखिए धर्म स्थयी जो न्यायालय था उसके अंदर क्या थे, 3 कि इनके जो निर्णय करते थे उसमें 3 तो क्या होते थे, धर्मस्थ। 3 व्यक्ति तो क्या होते थे, धर्मस्थ, या और 3 क्या होते थे, अध्यक्ष, जिसको बोलते थे अमात्य। धर्मस्थ और अमात्य ये मिलकर क्या करते थे, निर्णय करते थे। और इसी न्यायालय को कौन सा न्यायालय भी कहा गया है, दीवानी न्यायालय। धर्मस्थयी जो न्यायालय था, स्थायी जो न्यायालय था, उस न्यायालय में किसको, धर्मस्थ, अमात्य। इसमें क्या था कि जो निर्णय करते थे ये 3 व्यक्ति तो ये मिलते थे, 3 अमात्य मिलकर इसका निर्णय। इस न्यायालय को कौन से न्यायालय की संज्ञा दी गई है, दीवानी न्यायालय को। और ये जो न्यायालय था इसको कौन सी, फौजदारी न्यायालय की श्रेणी में रखा गया, न्यायालय की श्रेणी में रखा गया, श्रेणी में रखा गया। फौजदारी न्यायालय की श्रेणी में रखा गया किसको, कंटक शोधक को। इसको किस में, दीवानी न्यायालय की श्रेणी में रखा गया, इसको फौजदारी। अब इसमें कौन था कि 3 इसका निर्णय कौन करते थे, 3 अमात्य इसका जो, और 3 प्रादेश, 3 अमात्य और 3 प्रादेशिक, ये मिलकर इसका क्या करते थे, निर्णय करते थे। तो न्यायालय को कितने
श्रेणियों में बांटा गया कि यहाँ न्याय व्यवस्था और उसमें केंद्रीय जो न्यायालय था उस समय, कि केंद्रीय जो न्यायालय था, नोट में क्या लगाना है कि नोट उस समय केंद्रीय न्यायालय था, केंद्रीय न्यायालय वो कौन सा था? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में केंद्रीय न्यायालय स्थापित था। न्याय व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी किसको के जो निर्णय देता था वो राजा। उस समय न्यायालय को कितने भागों में बांटा गया कि न्यायालय था उसको कितने भागों में बांटा गया? न्यायालय को 2 भागों में बांटा गया। पहला धर्मस्थलीय न्यायालय, दूसरा कंटक शोधक न्यायालय। इस न्यायालय के अंदर 3 अमात्य और 3 धर्मस्थ मिलकर क्या करते थे? निर्णय करते थे। 3 धर्मस्थ और 3 अमात्य मिलकर निर्णय करते थे। इसको कौन से न्यायालय की संज्ञा दी गई है? दीवानी न्यायालय को। इस न्यायालय को किसकी संज्ञा दी गई है? फौजदारी न्यायालय को। इसमें कौन कौन मिलते थे? 3 अमात्य और 3 प्रादेशिक मिलकर इसका क्या करते थे? निर्णय करते थे। केंद्रीय जो न्यायालय बताया गया है वो कौन सा बताया गया है? पाटलिपुत्र को केंद्रीय न्यायालय की श्रेणी में रखा गया है उसे। अब है गुप्तचर व्यवस्था। एक पॉइंट और रह गया इसका। गुप्तचर व्यवस्था, चर व्यवस्था। देखिए उस समय गुप्तचर जो व्यवस्था थी उसको कितने 2 भागों में बांटा गया है। और जो 2 गुप्तचर हुआ करते थे, एक को संस्था कहा जाता था और दूसरे को संचार। संस्था और दूसरे संचार। ये क्या थे? ये गुप्तचर एक ही जगह रहकर कार्य करते थे कि एक ही जगह रहकर कार्य करते थे। और ये जो संचार, इस तरह के गुप्तचर थे, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर कार्य करते थे। तो याद करने का इसमें क्या रहे कि संस्था क्या कोई भी होती है, स्थायी रहती है, एक जगह ही रहती है। तो एक जगह रहकर कार्य करने वाले को संस्था कहा गया। और जो संचार है उसको क्या है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर कार्य करने वाले गुप्तचरों को संचार की श्रेणी में रखा गया है। तो इस प्रकार जो मौर्य प्रशासनिक व्यवस्था थी आज कंप्लीट हुआ मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था। अब अगला जो वीडियो आएगा उसमें अन्य वंश जिसमें जैसे शुंग वंश है, सातवाहन वंश है, इन वंशों को लेकर हमें आपके सामने उपस्थित होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, जो भी चीज़ आपके समझ में नहीं आती है उसमें नीचे जो कमेंट बॉक्स दे रखा है उसमें आप बताया करो ताकि उसमें हम सुधार कर सकें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।